हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड से और उनका क्लास है 10, यानी कि वो क्लास 10th में है, तो उनके लिए आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के 2 अंक वाले प्रश्न, जो कि एग्जाम 2025 में काफी ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज के इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से फुल वॉच कीजिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप लोग को यहाँ से दिखने में कोई भी समस्या होगा तो व्हाट्सएप के चैनल पे मेरे जाइए, व्हाट्सएप के सर्चिंग बार में जाइए और बीबी एजुकेशन लिखिए। वहां पे लिखने के बाद आप लोग उनको फॉलो कर लीजिएगा और वहां पे फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ाएंगे उनका पीडीएफ प्रिंट किया हुआ मिलेगा, टाइपिंग के रूप में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम 99% आने के चांसेस है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतिहास सब्जेक्ट तो आप लोग पढ़े होंगे, पहले सुने भी होंगे। इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है, इसके पिता कौन है, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, हम इससे क्या सीखते हैं, तो ये सब का भी जानकारी होना हम लोगों को काफी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास का। तो इतिहास का हम जब बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास के जनक या पिता, आप लोगों को पूछा जाए जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाबू, हेरोडोटस को। किसको? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द देने वाले कौन थे? तो हिस्ट्री शब्द दुनिया में सबसे पहले देने वाले व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक या इतिहास के पिता आप लोगों को पूछा जाए तो कौन है? हेरोडोटस, याद रखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का कौन सा नीति अपनाया था बिस्मार्क ने, उनको बताना है। तो मैं दोस्तों आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ था। आप लोगों को 2 डेट याद रखना है, ठीक है? क्लास 10th के अकॉर्डिंग जर्मनी का प्रथम एकीकरण जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था वो 1871 में, याद रखिएगा। जर्मनी का प्रथम एकीकरण बोले तो कब बताना है? 1871 बताना है। और दूसरा एकीकरण अगर बोल दे तो आप लोग को बताना है 1990। 1990 में दूसरी बार जर्मनी का एकीकरण हुआ था। लेकिन आप लोगों को बताना क्या है, जैसे रहेगा जर्मनी का एकीकरण प्रथम बार या जर्मनी का एकीकरण, तो आप लोग को 1871 बताना है। और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन सब हैं, इसको अच्छे से रीड कीजिए। आइए समझते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने, पर्सा का राजा उस समय कौन था? विलियम प्रथम था। उन्होंने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो पर्सा का राजा कौन था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के लिए थे तो बहुत लोग, लेकिन किसको चुने थे? तो बिस्मार्क को चुना और बिस्मार्क को अपना चांसलर बना दिया, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया था। किसको? बिस्मार्क को। किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, किसने बनाया था? तो विलियम प्रथम ने बनाया था। याद रखिएगा, विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? तो याद रखिएगा, किसको? बिस्मार्क को नियुक्त किया था। ओके, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अरे, रक्त और तलवार, कैसा एकीकरण करना है कि रक्त और तलवार की जरूरत पड़े? तो उस समय समझ सकते थे कि जो जर्मनी था वो अनेक राज्यों में विभाजित था। कोई आम लोग एकीकरण करने में सक्षम नहीं थे। एकीकरण का अर्थ क्या होता है? तो एकीकरण का अर्थ होता है कि छोटे मोटे राज्यों को, सभी को, टूटे हुए राज्यों को एक साथ मिला देना एकीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया था? तो रक्त और तलवार की, रक्त और खून की नीति को भी इसे बोला जाता है।
रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। तो रक्त और तलवार की नीति समझ सकते हैं क्या थी। तो इसमें सभी सैनिक के बल पर, सभी सैनिकों के बल पर जर्मनी का एकीकरण करना रक्त और तलवार की नीति कहलाता है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। अब देखिए, सबसे पहले जर्मनी का जब एकीकरण किए थे बिस्मार्क ने, तो कौन कंडीशन को सही किया था? तो आर्थिक स्थिति, यानी वहां आर्थिक स्थिति सुधारा जाए, वहां के लिए पैसा रुपया, लोगों को गरीबी को मिटाया जाए। तो इनकी शुरुआत की थी सबसे पहले आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की। कहा कि पर्सा की स्थिति को सुधार किया गया, मजबूत किया गया। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। इससे जो सैनिक शक्ति जो वहां का था, वहां के फोर्स थे, पुलिस थे, आर्मी, सैनिक प्रशासन व्यवस्था जो है काफी मजबूत हुआ, सुदृढ़ हुआ। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किया। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। पर्सा के एकीकरण के लिए, किसके? पर्सा के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी किस महाद्वीप में है या किस महादेश में है, तो कौन महादेश में है? यूरोप में। तो इस तरीके से बिस्मार्क ने एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। किससे किससे? तो डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से युद्ध लड़े थे। ठीक है, चलिए। तो डेनमार्क से और ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से कब कब युद्ध लड़े थे, उनको यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि डेनमार्क से युद्ध लड़े थे। डेनमार्क से युद्ध, उसके बाद ऑस्ट्रिया से, उसके बाद ऑस्ट्रिया से, उसके बाद फ्रांस से, उसके बाद किससे? फ्रांस से। तो आप लोगों को डेट याद रखना है कि डेनमार्क से कब लड़े थे, तो 1864 में डेनमार्क से लगे थे, 1864 में। ऑस्ट्रिया से 1866 में। ऑस्ट्रिया से बोले कब? तो 1866 में। और आप लोगों से पूछा जाए कि फ्रांस से कब, तो 1870 में। ये आप लोगों के 2 नंबर वाले प्रश्न है। और याद रखिएगा, 2 नंबर का सवाल है ये। 2 नंबर में आप चाहिएगा कि 2 लाइन 1 लाइन लिख के चले जाए, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप लोग को ऐसा लिखे कि एग्जामिनर खुश होकर आपको 2 नंबर पूरा पूरा दे दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद को समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में है और आपके अंदर राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद का परिभाषा आप लोग को नहीं याद है, तो बहुत ही शर्म की बात है। राष्ट्रवाद का अर्थ बिल्कुल समझना, जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, नॉर्मली इसको बोल सकते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश, और वाद मतलब बातचीत। तो देश के लिए बातचीत करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद देखिए, और देश के प्रति स्नेह, प्रेम, गर्व की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के लिए हमको बलिदान देना पड़े तो हम बलिदान दे देंगे, जान देना पड़े तो जान दे देंगे, और जहान भी देना पड़े तो जहान दे देंगे। ये हमारे अंदर एक भावना है राष्ट्रवाद के प्रति, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। तो हमारे देश के प्रति लगाव, स्नेह, गर्व, इश्क, मोहब्बत की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दूसरे शब्दों में क्या बोल रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की रक्षा करना ही राष्ट्रवाद है। वहां का संस्कृति को अपने पक्ष में रखना, वहां की संस्कृति, आपके दादा परदादा पूर्वजों ने जो संस्कृति दे के गया है, उस संस्कृति का सम्मान करना राष्ट्रवाद कहलाता है। हम अपने समाज में, अपने परिवेश में रहने वाले लोगों के साथ एकता रखें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो,
या ईसाई हो, सबको एकीकृत करके रखे, सबके लिए सोचे, एक दूसरे का मदद करे, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि हम जिस देश में रहे हैं उस देश का खाते हैं, उस देश का पीते हैं और उसी देश के लिए हम निगेटिव सोचते हैं। ऐसा राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। हम लोगों को राष्ट्रवाद, देश के लिए मरना पड़े, बलिदान देना पड़े, हम लोग एनी टाइम तैयार रहते हैं। इसी के भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की क्या भूमिका थी? जो कि काफी बार क्लास 10th में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इटली का एकीकरण, तो इटली के एकीकरण में आप लोगों को सबसे पहले इटली का एकीकरण कब हुआ था, इसे याद रखना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। कब याद रखिएगा कि इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ काउंट काबूर के बारे में, उनके भूमिका के बारे में बताना है। लेकिन हम लोगों को याद यह भी रखना है कि इटली का एकीकरण 4 लोगों ने मिलकर किया था। और उनके इटली के एकीकरण का अगर जनक पूछा जाए तो 4 लोगों का याद नाम रखना है, मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल, इन्हें याद रखना ही रखना है। तो हम लोगों के बारे में हम लोग को प्रश्न है, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की भूमिका। तो आइए देखते हैं। काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अब जानते हैं कि राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं। तो वहां को राजनीतिक में बहुत ही चतुर थे। कौन? तो काउंट काबूर जो है इटली के राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, बहुत ज्यादा मजबूती से राजनीति करना जानते थे। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा, कहाँ के राजा? 1850 में कहाँ के राजा? तो सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि 1850 में सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री बना था। कौन मंत्री बना था? काउंट काबूर बना था। और 1852 में प्रधानमंत्री बना था। कौन बना था? तो काउंट काबूर बना था। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। सार्डिनिया का स्थिति को क्या किया? बहुत अच्छा किया। वहां का राजा, वहां का प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हमारा ये था सार्डिनिया की, दोस्तों सार्डिनिया की स्थिति बहुत अच्छी की, यानी यहाँ पे आर्थिक स्थिति को सुधारा। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली का एकीकरण का प्रश्न उठाया था। और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर, किसको? ऑस्ट्रिया को पराजित कब किया? 1859 में। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित करके काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से हमारा ये हुआ, इटली का एकीकरण हुआ था। इटली का एकीकरण पूछे कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। और प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे, जो कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। कार्ल मार्क्स किसके बारे में याद करिएगा? कार्ल मार्क्स एकदम 100% आएगा ही तो आएगा 2025 में। ये बीबीए एजुकेशन का गेस किया हुआ है, ठीक है। चलिए कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों को कुछ बताते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखिएगा कब और कहां हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को, 5 मई 1818 को हुआ था। कहां हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर में। कहां पे? ट्रियर में। जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में? यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स पर रूसो, मोंटेस्क्यू एवं हिगले की, याद रखेगा इन बातों को, मार्क्स पर रूसो, मोंटेस्क्यू एवं हिगले की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। मार्क्स और एंगल्स उनके मित्र थे। कार्ल मार्क्स के मित्र कौन थे? एंगल्स। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादियों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। एक पुस्तक लिखा, पत्रिका लिखा, उसका क्या नाम था? साम्यवादियों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की। अब देखिए, पूंजीवाद को बिल्कुल नहीं मानते थे। कौन? कार्ल मार्क्स। और उनके श्रमिकों के हक की बात उठाई। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो गरीब मजदूरों के सहारा थे, मजदूरों का बात उठाते थे।
उसने दुनिया के मजदूरों को एक होने का नारा दिया था। अरे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए पैर की बेरिया भी नहीं है और जीत जाओगे तो पूरा विश्व संसार है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये नारा पूछे किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया, जिसे समाजवादियों की बाइबल, समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो जर्मनी के। कहाँ के थे, उनका पैदाइश कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के राइनप्रांत ट्रियर नगर में हुआ था। इनके पिता के बारे में पूछा जाए इनके पिता कौन थे, इनके पिता के बारे में पूछा जाए कि इनका पिता कौन थे, तो हेनरिक मार्क्स बताना है। इनके पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स बताना था। इनका नारा याद रखिएगा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यानी खाने के लिए पैर की बेरिया भी नहीं है, और जीत जाओगे तो पूरा संसार है। इन्होंने थ्योरी दिया था वर्ग संघर्ष का। किसका थ्योरी दिया था, तो वर्ग संघर्ष का थ्योरी दिया था। बोला कि अब जिसके पास वर्ग संघर्ष होगा, जिसके पास धन दौलत होगा, हम यूं ही नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ वर्ग संघर्ष, अपने अधिकार को छीनना पड़े तो छीनेंगे, वर्ग संघर्ष करना है। ठीक है, और याद रखिएगा मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को। याद रखिएगा मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को, 1 मई को। ठीक है, और एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, युद्ध एवं शांति के लेखक कौन थे, तो टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति के लेखक टॉलस्टॉय। माँ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, मैक्सिमम गोर्की थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और अपने छोटे भाई बहन जो भी क्लास 10th में हैं उनको लिंक ये शेयर कर दीजिए, और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां से जुड़ने के बाद इस सब का आपको पीडीएफ चला जाएगा, टाइपिंग वाला पीडीएफ है वो चला जाएगा, उसका पैसा वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन